अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेरीफाइंग द मेथड पढ़ने जा रहे हैं। और इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग अपने एनालिटिकल मेथड को किन स्टेप्स के ज़रिए से वेरीफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये पढ़ने से पहले मैं आपको पिछली वीडियोज़ की ज़रा रिवीजन करा दूँ। इस प्लेलिस्ट की हम लोग पहले 2 वीडियोज़ पढ़ चुके हैं। सबसे पहली वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरह से एनालिटिकल मेथड की सिलेक्शन करते हैं, और फिर हमने उस वीडियो में ये पढ़ा कि हम लोग कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं अपनी एनालिटिकल मेथड की सिलेक्शन के लिए। उसके बाद सेकंड वीडियो के अंदर हम लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि हम अपने प्रोसेस को या मेथड को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है और किन स्टेप्स के ज़रिए से हम करते हैं, ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अपने एनालिटिकल मेथड को सिलेक्ट करने के बाद और उसको ऑप्टिमाइज़ करने के बाद जो अगला स्टेप हमारे पास आता है वो उसकी वेरिफिकेशन होती है, जो कि हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ऐसे 4 स्टेप्स पढ़ने वाले हैं जिनके ज़रिए से हम लोग अपने मेथड को वेरीफाई करते हैं। वो कौन कौन से स्टेप हैं? इसके फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करेंगे। सेकेंड स्टेप के अंदर हम लोग एक ब्लाइंड एनालिसिस करेंगे अपने स्टैंडर्ड्स का। थर्ड स्टेप के अंदर हम लोग अपने जो मेथड है उसकी रिजिडनेस को फाइंड करेंगे। थर्ड स्टेप के अंदर हम लोग अपने मेथड की रिजिडनेस को फाइंड करेंगे और लास्ट पे हम लोग उसका इक्विवेलेंसी टेस्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इन सब स्टेप्स को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके नेम से क्या शो हो रहा है कि इसमें एक सिंगल ऑपरेटर होता है, मतलब एक सिंगल एनालिस्ट या एक सिंगल ऑपरेटर, सिंगल वर्कर ये वाला स्टेप परफॉर्म कर रहा होता है। इसकी डिफाइन पढ़ते हैं। अ सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक रेफर्स टू द इवैल्यूएशन ऑफ एन एनालिटिकल मेथड्स परफॉर्मेंस बाय अ सिंगल ऑपरेटर और एनालिस्ट। कि इस प्रोसेस के अंदर हम लोग एक सिंगल ऑपरेटर या सिंगल एनालिस्ट के ज़रिए से अपने एनालिटिकल मेथड की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट मतलब डिटेक्ट करेंगे। इसके अंदर हम लोग जो भी काम करेंगे उसमें एक ही सिंगल पर्सन जो होगा वो उस काम को कर रहा होगा, और वो हमारे एनालिटिकल मेथड जिसको हम लोग पिछले स्टेप्स के अंदर ऑप्टिमाइज और सिलेक्ट कर चुके हैं उसका एनालिसिस करेगा, उसकी इवैल्यूएशन करेगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरामीटर्स फॉर इवैल्यूएटिंग सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स। इस बात का ये मतलब है कि इस प्रोसेस के अंदर, सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक वाले प्रोसेस के अंदर जो हमारा सिंगल वर्कर है वो किन पैरामीटर्स को यूज़ करेगा हमारे स्टैंडर्ड सैंपल को एनालाइज करने के लिए। तो सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो सी चीज़ें डिटरमाइन करनी होती हैं वो होती हैं प्रिसिजन, एक्यूरेसी, लीनियरिटी, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, डिटेक्शन लिमिट वगैरह। स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये हम लोग पिछली वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको अब जल्दी यहाँ पे रिवाइज कराऊंगी। सबसे पहले आता है प्रिसिजन। स्टूडेंट्स, प्रिसिजन के बारे में आपको पता है कि इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स टू ईच अदर, कि इसमें हम लोग अपने आने वाले डिफरेंट रिजल्ट्स की एक दूसरे के साथ जो क्लोजनेस है उसको देखते हैं। तो जो हमारा सिंगल एनालिस्ट होगा वो इस स्टेप के अंदर क्या करेगा, वो हमारे मेथड की प्रिसिजन को फाइंड करेगा। वो जो हमारा सैंपल होगा उसकी रिजल्ट्स लेगा और उसकी प्रिसिजन को फाइंड करने के बाद उसके रिजल्ट्स को वो अपने पास नोट कर लेगा। उसके बाद वो हमारे मेथड की एक्यूरेसी फाइंड करेगा। स्टूडेंट्स, एक्यूरेसी के बारे में आपको पता है, इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, कि ये हमारी मेजर्ड वैल्यू की और ट्रू वैल्यू के दरमियान जो क्लोजनेस है उसके बारे में बताती है। तो एक्यूरेसी फाइंड आउट करेगा। हमारा जो सिंगल वर्कर है वो क्या करेगा, हमारे सैंपल लेगा, डिफरेंट तरह की उनकी एनालिसिस करेगा और उनकी एक्यूरेसी फाइंड करेगा। जैसे ही उसको एक ऐसी ट्रू वैल्यू मिलेगी जो कि क्लोज होगी हमारी ट्रू के, उस ट्रू वैल्यू को वो नोट डाउन कर लेगा। फिर आती है लीनियरिटी। स्टूडेंट्स, जो लीनियरिटी होती है ये हमें बताती है कि जो हमारे सैंपल का अमाउंट है उसका हमारे जो टेस्ट के रिजल्ट्स हैं उनके साथ क्या रिलेशन है। तो जो हमारा सिंगल वर्कर होगा वो सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हमारे सैंपल की लीनियरिटी को फाइंड आउट करेगा और इन सब के जो रिजल्ट्स होंगे वो एक साइड पे वो नोट डाउन करता रहेगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि कितना स्मॉलेस्ट अमाउंट जो है वो डिटेक्ट हो सकता है हमारे इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से या हमारे मेथड से।
मतलब जो हमारे पास सिंगल ऑपरेटर होगा वो हमारे मेथड की सेंसिटिविटी को फाइंड करेगा और जो स्मॉलेस्ट अमाउंट होगा जो फाइंड आउट कर सकता होगा वो उतनी स्मॉलेस्ट मेजरमेंट्स लेगा और उतनी ही स्मॉलेस्ट इवेल्युएशंस लेगा और जो सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास रिजल्ट होगा उसको वो राइट डाउन कर लेगा एक साइड पे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे सैंपल में आने वाली जो स्मॉलेस्ट चेंज थी वो कौन सी वाली थी। फिर है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि अगर हमारे सैंपल में काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं लेकिन हमने किसी एक ख़ास एलिमेंट की डिटेक्शन करनी है तो उसको हम लोग स्पेसिफिक एलिमेंट कहते हैं और उसकी डिटेक्शन को स्पेसिफिसिटी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं इनका मकसद क्या है? जो प्रिसीजन की वैल्यू फाइंड आउट की है हमारे वर्कर ने सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, वो वैल्यू हमें बताएगी हमारा जो मेथड है उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी या उसकी रिपीटेबिलिटी के बारे में। रिप्रोड्यूसिबिलिटी या रिपीटेबिलिटी का मतलब ये है कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट है या हमारा मेथड है वो कितनी बार हम लोग उसको दोबारा परफॉर्म कर सकते हैं और उनसे किस तरह के हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं। उसके बाद हमें एक्यूरेसी फाइंड करने से क्या पता चला कि हमारे जो मेथड के रिजल्ट हमारे आए हैं वो हमारी ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज हैं। लिनियरिटी फाइंड करने से हमें ये पता चला है कि जो हमारे मेथड के रिजल्ट्स आए हैं वो हमें बता देंगे कि हमारे जो सैंपल है उसमें कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है हमारे एनालाइट की। इसी तरह सेंसिटिविटी के जो हमने रिजल्ट्स निकाल के रखे हैं वो बता देंगे हमें कि हमारा जो सैंपल है उसमें कितनी हद तक स्मॉल चेंजेस आई हैं और सबसे स्मॉलेस्ट चेंजेस कौन कौन सी है और उनको भी हमने डिटरमाइन कर लिया होगा। इसी तरह स्पेसिफिसिटी के से हमें पता चलेगा कि हमारा एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, हमें सिर्फ उसके रिजल्ट के बारे में पता चलेगा विदाउट इंटरफेरेंस और उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस भी नहीं हुई होगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे किसी भी टाइम पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स कि सिंगल ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर एक सिंगल जो वर्कर है वो लैब के अंदर हमारे पास हमारे मेथड को वेरीफाई करने के प्रोसेसेस कर रहा है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले है एक्सेसेस आर इवैल्यूएट ऑपरेटर कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स कि इससे हमारे जो ऑपरेटर काम कर रहा है उसकी स्किल्स और उसकी कैपेबिलिटीज़ का हमें अंदाज़ा हो जाएगा। फिर है इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स, और जब हमने बार बार डिफरेंट मेजरमेंट्स ली तो हमें इस चीज़ की एश्योरेंस हो जाएगी कि जो हमारे रिजल्ट्स है उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है और उनकी रिलायबिलिटी मतलब उनकी डिपेंडेंस कितनी ज़्यादा है और किस चीज़ पे ज़्यादा है। फिर है डिटरमाइन मेथड सूटेबिलिटी फॉर रूटीन यूज़, और इसको करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या ये वाला मेथड यूज़फुल है कि हम इसको डेली लाइफ में और रूटीन वाइज में यूज़ कर सकें। अब हमारे मेथड को वेरीफाई करने का सेकंड स्टेप आता है ब्लाइंड एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल्स। स्टूडेंट्स, इसके नेम से क्या शो हो रहा है? ब्लाइंड एनालिसिस है, मतलब कि एक अंधा एनालिसिस है। इस बात का ये मतलब है कि जो हमारी ट्रू वैल्यूज़ या स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होंगी वो हमें पता नहीं होंगी, हम लोग सिर्फ टेस्ट वैल्यूज़ ही करेंगे। अब ये वाला जो मेथड है हमारे पास लैब में भी यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल इस तरह से भी हो सकती है कि जो हमारा सुपरिटेंडेंट है उसको तो पता है कि क्या रिजल्ट्स आने हैं इस एक्सपेरिमेंट के, लेकिन वो स्टूडेंट्स को नहीं बता रहा कि कौन से रिजल्ट्स आने हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने लिहाज से एक ब्लाइंड एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि उनको जो ट्रू वैल्यूज़ है उनका नहीं पता, और बाद में उन सब के जो एनालिसिस है उनको कंपेयर किया जाएगा और फिर जो सुपरिटेंडेंट है उनको बताएगा कि किसका रिजल्ट सही है और किसका गलत है। इसको पढ़ते हैं। ब्लाइंड एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल रेफर्स टू अ प्रोसेस where a method or procedure is evaluated or verified without the analyst having knowledge of the true values of the sample being analyzed। सिंपल सी डेफिनेशन है, मैंने बहुत ईजी वर्डिंग यहाँ पे यूज़ की हुई है। इसका मतलब ये है कि ब्लाइंड एनालिसिस के अंदर सिंपल ऐसा प्रोसेस है ये जिसमें जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं अपने सैंपल को वेरीफाई करने के लिए, उससे जो हमारा एनालिस्ट है उसको उसके ट्रू वैल्यूज़ की कोई नॉलेज नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं प्रोसेस ऑफ ब्लाइंड एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप्स कि ब्लाइंड एनालिसिस करने में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं और हम किस तरह से ये वाला एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल्स। स्टूडेंट्स, जो सैंपल की सिलेक्शन होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें हम लोगों को वो वाला सैंपल सिलेक्ट करना पड़ता है जिसके अंदर वो वाली कंसनट्रेशन प्रेजेंट हो जो हमारे एनालाइट की कंसंट्रेशन हमने फाइंड करनी है, और हमारे एनालिसिस के लिए हमें जिस स्पेसिफिक एनालाइट की कंसंट्रेशन चाहिए होती है हम उस एनालाइट के रिप्रेजेंटेटिव स्टैंडर्ड सैंपल को चूज़ करते हैं। स्टेप 2 है ब्लाइंडिंग द सैंपल्स।
स्टेप 2 के अंदर हमारे सैंपल्स को ब्लाइंड कर दिया जाता है। मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं या एनालिस्ट है और आपका कोई प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है या फिर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो फिर आपका जो सुपरिटेंडेंट है या आपका जो टीचर है वो आपके जो सैंपल्स हैं उनकी ट्रू वैल्यूज़ को हाइड कर देगा, मतलब ब्लाइंड कर देगा। अब ब्लाइंड करने के डिफरेंट तरह के मेथड्स होते हैं, जैसे कि कोडिंग सिस्टम है, वो डिफरेंट तरह के सैंपल्स आपको प्रोवाइड करेंगे, उनको कोड दे देंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का। उसके अलावा आपकी लेबलिंग कर देंगे, रैंडम लेबलिंग कर देंगे, ABCD या कोई नाम दे देंगे अपने से। उसके अलावा और भी डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं आपके जो सैंपल हैं उनको ब्लाइंड करने के। थर्ड स्टेप में क्या करेगा एनालिसिस ऑफ द एनालिस्ट। अब थर्ड स्टेप में जो हमारे सैंपल्स हैं वो एनालिसिस के लिए अपने एनालिस्ट के पास आ चुके हैं और वो बिल्कुल ब्लाइंड है, तो जो एनालिस्ट है वो उनके ऊपर डिफरेंट मेथड्स या प्रोसीजर्स करेगा उन ब्लाइंड सैंपल्स के ऊपर, और एनालिसिस करते हुए उसने इस बात का ध्यान लाजमी रखना है कि वो तमाम के तमाम प्रोटोकॉल्स और टेक्निक्स को फॉलो कर रहा है। स्टूडेंट्स, प्रोटोकॉल्स और टेक्निक्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये ऐसे रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हम लोगों ने स्टेप को करना होता है। फोर्थ स्टेप पे आता है डाटा रिकॉर्डिंग। अब जो एनालिस्ट है वो हमारे डाटा को रिकॉर्ड करेगा, जो उसके पास एनालिसिस के ज़रिए से रिज़ल्ट आए हैं वो उस रिज़ल्ट को रिकॉर्ड करेगा, और रिकॉर्ड करने के तक उसको बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है कि इनकी ट्रू वैल्यूज़ कितनी है, और उसको ये भी नहीं पता कि मेरी जो वैल्यू आई है वो ठीक है भी या नहीं। स्टेप 5 के अंदर अनब्लाइंडिंग एंड कंपैरिजन होगा। स्टेप 5 के अंदर क्या होगा, जैसे ही आपका ब्लाइंड एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा तो जो ट्रू वैल्यूज़ या ट्रू प्रॉपर्टीज़ हैं स्टैंडर्ड सैंपल्स की उनको रिवील कर दिया जाएगा एनालिस्ट के ऊपर। एनालिस्ट को दिखा दिया जाएगा ट्रू वैल्यूज़ का, और फिर वो अपनी वो टेस्ट वैल्यूज़ है उनको कंपेयर करेगा ट्रू वैल्यूज़ के साथ, और फिर पता चलेगा कि उसका जो मेथड है वो कितना एक्यूरेट है, वो कितना प्रिसाइज है और उनकी क्या रिलायबिलिटी है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लाइंड एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल्स। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ब्लाइंड एनालिसिस के ज़रिए से हमें पता चल जाता है पोटेंशियल सिस्टमैटिक एरर्स के बारे में और अपने मेथड की लिमिटेशंस के बारे में। अब पोटेंशियल सिस्टमैटिक एरर्स का जो वर्ड है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि या तो हमारे सैंपल में ख़राबी हो सकती है, या फिर हमारे इंस्ट्रूमेंट में ख़राबी हो सकती है, या तो हमने कैलिब्रेशन सही नहीं की होगी। मतलब जो प्रोसेसेस हम यूज़ कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं या जो सैंपल यूज़ कर रहे हैं, उनमें जो एरर्स होते हैं उनको हम लोग पोटेंशियल सिस्टमैटिक एरर्स कहते हैं। तो ऐसे एरर्स अगर कहीं भी प्रेजेंट होंगे तो हमें उनके बारे में पता चल जाएगा। अब थर्ड पे आता है रजिडनेस टेस्टिंग। स्टूडेंट्स, रजिडनेस और रोबोटनेस के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं डिटेल्स में, और आपको पता है कि ये क्या होती हैं। ये हमारे मेथड की एबिलिटी होती है जिसके ज़रिए से वो हमारे जो इन्वायरमेंट में आने वाली चेंजेस हैं या हमारे इंस्ट्रूमेंट में आने वाली चेंजेस या फ्लक्चुएशंस को रेजिस्ट कर सकता हो, उसको हम लोग रजिडनेस या फिर रोबोटनेस के नेम से शो करते हैं। रजिडनेस टेस्टिंग में क्या होता है, सिंपल आपको पता चल गया है नेम से और इसके डिफाइन से कि अगर हमारे पास किसी तरह की भी चेंजेस आ रही हैं या वेरिएशंस आ रही हैं, वो वेरिएशंस इन्वायरमेंटल भी हो सकती हैं, हमारे इक्विपमेंट में भी हो सकती हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट की ख़राबी भी हो सकती है, या फिर जो हमारा वर्कर या एनालिस्ट है उसकी जो टेक्निक्स है उसमें भी ख़राबी हो सकती है। अब उन चेंजेस की वजह से आने वाली टेस्टिंग जो है उसको हम लोग रजिडनेस टेस्टिंग कहेंगे। इसमें हम लोगों ने ऐसे प्रोसेसेस करने हैं जो कि हमारे आने वाले चेंजेस को कंट्रोल कर सके और हमें वेरिएशन से बचा सके और हमें ट्रू रिजल्ट दे सके। इसको पढ़ते हैं। इट इज़ परफॉर्म टू डिटरमाइन द रोबोटनेस एंड रजिडनेस ऑफ अ मेथड और प्रोसीजर यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च, क्वालिटी कंट्रोल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कि हमारी रिसर्च के अंदर या क्वालिटी कंट्रोल के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर या उसके अलावा किसी भी और एनालिटिकल प्रोसेस के अंदर आने वाली जो रोबोटनेस है या रजिडनेस है उसको डिटरमाइन करने के लिए रजिडनेस टेस्टिंग यूज़ होती है। एम या पर्पस क्या है रजिडनेस टेस्टिंग के? द पर्पस ऑफ अ रजिडनेस टेस्ट इज़ टू फाइंड द फैक्टर्स दैट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस मेजरमेंट रिजल्ट्स। इसके ज़रिए से हम लोग उन फैक्टर्स को फाइंड करते हैं जो हमारे रिजल्ट्स को फ्लक्चुएट करवा रहे हैं या उनमें एरर्स ला रहे हैं, एंड टू डिटरमाइन हाउ कॉस्टली वन नीड्स टू कंट्रोल दीज फैक्टर्स। और उसके अलावा जो रजिडनेस टेस्टिंग है ये उन फैक्टर्स को कंट्रोल भी करता है। इट डिटरमाइंस द मेथड्स एबिलिटी टू रेजिस्ट स्मॉल वेरिएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस और पैरामीटर्स विदाउट अफेक्टिंग द रिजल्ट्स। स्टूडेंट्स, ये बात हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं कि ये डिटरमाइन करेगा हमारे मेथड की कितनी एबिलिटी है कि वो
अपने अंदर आने वाली चेंजेस को रेजिस्ट कर सके और उनके ऊपर ओवरकम कर सके। यही रिजिडनेस और रोबोटनेस कहलाता है। एक मेथड की जितनी ज़्यादा रिजिडनेस होगी या रोबोटनेस होगी उसमें उतनी ही ज़्यादा एबिलिटी होगी अच्छे रिजल्ट्स देने की विदाउट इफेक्टिंग फ्रॉम द फ्लक्चुएशंस या वेरिएशंस। अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स आ सकते हैं रिजिडनेस या रोबोटनेस के अंदर। दिस फैक्टर इंक्लूड एनवायरमेंटल कंडीशंस हो सकती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी चेंज हो। उसके अलावा ऑपरेशनल पैरामीटर्स जैसे कि रिएक्शन टाइम या कंसंट्रेशन जो है वो चेंज अगर हो जाए। उसके बाद हमारे इक्विपमेंट के अंदर वेरिएशंस आ जाए, हमारे इंस्ट्रूमेंट का ब्रांड अच्छा ना हो, डिफरेंट तरह के क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। या फिर एनालिस्ट रिलेटेड वेरिएबल्स, मतलब कि डिफरेंट तरह के एनालिस्ट उसको परफॉर्म कर रहे हो। अब कुछ बंदे स्किल्ड नहीं होते और कुछ एक्सपीरियंस्ड होते हैं। हाँ, इसी तरह हर एनालिस्ट के करने से डिफरेंट तरह के रिजल्ट्स आएंगे। तो ये सब जो हैं वो फैक्टर्स हैं जो हमारे रिजल्ट्स को इफ़ेक्ट करते हैं और इनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग रिजिडनेस टेस्ट करते हैं। और रिजिडनेस टेस्ट जो होता है वो इन फैक्टर्स से आने वाले जो चेंजेस हैं, हमारे रिजल्ट के ऊपर जो वेरिएशंस आ रही हैं उनको कम करता है और कम करके हमें देता है। अब देखते हैं कि रिजिडनेस टेस्ट हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। इसमें ये वाले फॉलोइंग स्टेप्स आते हैं। स्टेप 1 क्या है? डिफाइन द मेथड। सबसे पहले हम लोग ने क्लैरिफाई करना है कि हम कौन सा मेथड या कौन सा प्रोसीजर जो है वो कर रहे हैं। उसमें हम लोगों को हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास क्रिटिकल स्टेप्स कौन कौन से हैं, कौन से हम रिएजेंट्स यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, हमारी कैलकुलेशंस और पैरामीटर्स, वो सब चीज़ें हमें बिल्कुल डिफाइंड होनी चाहिए और हमें उनका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ फैक्टर्स करेंगे। हम आइडेंटिफाई करेंगे उन फैक्टर्स को जो हमारे मेथड की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। अब उसमें कौन कौन से हो सकते हैं फैक्टर्स हमने अभी पढ़े हैं। उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, उसमें ऑपरेशनल पैरामीटर्स हो सकते हैं, उसमें हमारी इंस्ट्रूमेंट की वेरिएशंस हो सकती हैं और लास्ट में हमने पढ़ा था कि हमारे एनालिस्ट से रिलेटेड चेंजेस आ सकती हैं। स्टेप 3 पे हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर लेवल। मतलब हर फैक्टर के लिए हम लोग ये डिटरमाइन करेंगे कि किस रेंज तक या किस लेवल तक उसमें चेंजेस वो ला रहा है। अब स्टूडेंट्स, हमारा जो टेस्ट है इसकी कम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह के ये डिटरमाइन कर सकता है फैक्टर्स को। कुछ रिजिडनेस टेस्ट जो होते हैं वो मतलब इतने लाइट होते हैं कि उनके ज़रिए से हम लोग जो फैक्टर का लेवल होता है उसका फ्लक्चुएट कराने का लेवल हम लोग उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ टेस्ट इस तरह के होते हैं, बहुत ही जैसे हाई लेवल पे जो टेस्ट होते हैं उनके ज़रिए से हम लोग बिल्कुल डीपली एस्टिमेट कर सकते हैं कि कौन से फैक्टर ने हमारे रिजल्ट्स को कितना इफेक्ट किया है। स्टूडेंट्स, स्टेप 4 आता है डिज़ाइन द एक्सपेरिमेंट। हम अपने एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करते हैं जिस अप्रोच के ज़रिए, उसको हम कहते हैं DOE अप्रोच। इसमें हम लोग क्या करते हैं? हमारे पास एक तरह के रिजल्ट्स आते हैं जिसमें हमारे पास जो हमारे सैम्पल के अमाउंट है और उनमें आने वाले जो चेंजेस हैं, मतलब फैक्टर के लेवल हमारे पास शो हो रहे होंगे। जिस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये ग्राफ है, इसमें बताया हमें नज़र आ रहा है कि कौन सा चेंज, कौन सा फैक्टर किस लेवल तक आया है। इसको हम लोग DOE बोलते हैं, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये वाली डायग्राम मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बताई है, लेकिन इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि DOE हमारे लिए बेसिकली किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इसके ज़रिए से हम लोग ईजिली डिटरमाइन कर सकते हैं अपने फैक्टर्स और उनका कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस आया है। स्टेप 5 में आएगा परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। अब स्टूडेंट्स, जो स्टेप 4 के अंदर हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, एक स्पेसिफिक डाटा की फॉर्म में, अब हम उसको यूज़ करते हुए ये अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले एक फैक्टर को सिर्फ कंसीडर करेंगे और बाकी सब कंडीशंस को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे और फिर हम उस फैक्टर को कंट्रोल करेंगे डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड करते हुए। और जिस कंडीशन पे हमारा वो वाला पहला फैक्टर कंट्रोल हो जाएगा वहाँ पे हम लोग उसको स्टॉप कर देंगे और बाकी फैक्टर्स को भी इसी तरह तरतीब से हम लोग कंट्रोल करेंगे और अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। स्टेप 6 के ऊपर हम क्या करेंगे? हम अपनी डाटा कलेक्शन करेंगे और डाटा को कलेक्ट करने के बाद एनालाइज करेंगे। इसमें हमने अपने एक्सपेरिमेंट से आने वाले तमाम तरह के डाटा को रिकॉर्ड किया और कलेक्ट किया और फिर हम लोग उसको एनालिसिस करेंगे। हम लोग, आपको पता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते होते हैं अपने डाटा की, जिसके ज़रिए से हमें सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। स्टूडेंट्स, डाटा के एनालिसिस के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे सैंपल के ऊपर रिजिडनेस के मेथड का कितना इफेक्ट हुआ है और फिर हम उसके ज़रिए से ही स्टेप 7 कंक्लूजन्स को ड्रॉ करेंगे।
स्टूडेंट्स, जब हम स्टेप 7 में अपने कंक्लूजन्स ड्रा करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट्स इस तरह से होंगे। उन रिजल्ट के ज़रिए से हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई हो रही होगी कि कौन से जो फैक्टर्स हैं उन्होंने हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर कितना इफ़ेक्ट किया है, और उसके अलावा उनकी टॉलरेंस रेंजेस भी हम देखेंगे। मतलब रजडनेस टेस्ट को अप्लाई करने की कितनी रेंज है जिसके बाद वो वाले फैक्टर्स हमारे कंट्रोल हो रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास एक प्रोटोकॉल या SOPs जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो आ जाएगा, जिसके ज़रिए से हमने कंट्रोल किया था इन फैक्टर्स से आने वाले चेंजेस को। उन SOPs की फिर हम लास्ट पे डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे। लास्ट पे हम उन सारे SOPs को लिखेंगे और ये हमारे पास वेरीफाई करने का एक मेथड आ जाएगा। उसके बाद जब भी हम वो वाला प्रोसेस करेंगे, हम इन डॉक्यूमेंटेशंस को यूज़ करते हुए और कंसिडर करते हुए उन फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे, और जिस प्रोसेस के ज़रिए से हम कंट्रोल करेंगे उसको हम लोग रजडनेस टेस्टिंग कहते हैं। रजडनेस टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज़ सिग्निफिकेंट फॉर वेरीफाइंग द रोबोटनेस, रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ मेथड प्रोसीजर। कि इसके ज़रिए से हमारे मेथड के अंदर जो रोबोटनेस आ रही है वो हमें वेरीफाई हो जाती है। उसकी रिलायबिलिटी मतलब उसकी डिपेंडेंस किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर रहा है। उसके बाद हमें अपने प्रोसीजर की एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में भी पता चल जाता है। रजडनेस टेस्टिंग इंश्योर कंसिस्टेंट एंड हाई क्वालिटी रिजल्ट्स। इसके बाद हमें क्या मिल जाता है? हाई क्वालिटी के रिजल्ट मिल जाते हैं जो कि हमारी रिसर्च या क्वालिटी कंट्रोल या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस या फिर एनालिटिकल प्रोसेसेस को सपोर्ट करते हैं, इसके हाई क्वालिटी रिजल्ट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट पे आता है हमारे पास इक्विवेलेंसी टेस्ट। स्टूडेंट्स, अब ये नेम से शो हो रहा है इक्विवेलेंसी टेस्ट। इसको हम लोग इक्विवेलेंस टेस्ट भी कहते हैं, मतलब इक्वल। इसमें हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि हमने जो इनपुट्स दी थी और जो हमारे पास आउटपुट्स आई हैं क्या वो इक्वल हैं। इसको पढ़ते हैं। इट इज़ यूज टू वेरीफाई वेदर अ मेथड प्रोसीजर सेम आउटपुट फॉर डिफरेंट सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज दैट आर कंसीडर्ड इक्विवेलेंट। मतलब क्या है इस बात का? बहुत ही ईजी है, आपको इस ईजी से डेफिनेशन से समझ आ गई होगी। इसमें हम लोग अपने किसी भी सेटअप को डिफरेंट इनपुट्स देते हैं और फिर उसके रिजल्ट्स आते हैं, तो हम उनको देखते हैं कि वेदर वो करेक्ट है या नहीं है, मतलब वो इक्वल है या नहीं है। सिंपल क्या है, हमारे पास एक सैंपल है, उस सैंपल के हम लोगों ने डिफरेंट पोर्शंस बना लिए हैं। अब वो एक ही सैंपल के डिफरेंट पोर्शंस हैं, हम लोग उनके ऊपर एक ही अगर स्टेप परफॉर्म कराएं तो क्या उन सब का रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा? उनकी इनपुट और उनकी आउटपुट को जो हम लोग कंपेयर करते हैं उसको हम लोग इक्विवेलेंसी टेस्ट कहते हैं। The purpose of this test is to ensure that the method behaves consistently and correctly across different input scenarios. इस टेस्ट को करने का पर्पज़ ये है कि अगर हम लोग अपने सैंपल को इंट्रोड्यूस कराने के लिए डिफरेंट सिनेरियोज भी यूज़ करें, क्या तब भी हमारे पास जो मेथड है वो कंसिस्टेंट है और हमें एक ही तरह के रिजल्ट दे रहा है। अब आते हैं हमारे पास स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग इक्विवेलेंसी टेस्ट। इक्विवेलेंसी टेस्ट को करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे? स्टेप 1 आता है डिफाइन द पर्पस एंड स्कोप। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को क्लियर होना चाहिए कि जो इक्विवेलेंसी टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं इसका मकसद क्या है और क्या ऑब्जेक्टिव है। स्टेप 2 के अंदर आइडेंटिफाई द रेफरेंस मेथड। स्टेप 2 के अंदर हम लोग एक अच्छा वैलिड मेथड सिलेक्ट करेंगे और उसको हम रेफरेंस मेथड का नाम दे देंगे और उस रेफरेंस मेथड को हम लोग बाद में कंपेयर करेंगे एक और न्यू मेथड से उसके रिजल्ट्स को। उसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एक न्यू मेथड होना है और जो हमारे पास रेफरेंस मेथड होना है, इनमें किस किस तरह की डेविएशंस आ सकती हैं। स्टेप 3 में हम अपने सैंपल प्रिपरेशन करेंगे, हम अपने टेस्ट सैंपल को प्रिपेयर करेंगे या जो भी डाटा हमने यूज़ करना है रेफरेंस मेथड और न्यू मेथड में इवैल्यूएशन के लिए। स्टेप 5 के अंदर हम रेफरेंस मेथड को परफॉर्म करेंगे, हम टेस्ट सैंपल को यूज़ करेंगे और जो हम लोगों ने मेथड सिलेक्ट किया है उसको परफॉर्म करेंगे और फिर हम लोग अपने रिजल्ट्स को रिकॉर्ड कर लेंगे। स्टेप 5 के अंदर हम लोग अपना न्यू मेथड परफॉर्म करेंगे। अब हम लोगों ने वही प्रोसीजर परफॉर्म करना है जो हम लोगों ने रेफरेंस मेथड को करते हुए किया है, लेकिन इस बार जो हमारे पास मेथड है वो न्यू है और इसके रिजल्ट्स को भी हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। स्टेप 6 के अंदर हम इनके रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे, हम इनका एनालिसिस करेंगे और दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया है हम उसको नोट करेंगे। अब हम इसकी डिग्री ऑफ इक्विवेलेंस को फाइंड करेंगे अपने स्टैट्स के फार्मूला को यूज़ करते हुए, स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट्स लेंगे और स्टेप 8 के अंदर हम लोग एवेलुएट करेंगे दोनों रिजल्ट्स को। फिर स्टेप 9 के अंदर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे।
हम पूरे प्रोसेस को लिखेंगे। उसके बाद हम लोग उनमें हमने जो मेथड यूज़ किए हैं, जो हमने टेस्ट सैंपल यूज़ किए हैं और जो हमारे पास रिज़ल्ट आए हैं, हम उन सब चीज़ों को लिखने के बाद हम एक रिपोर्ट बना लेंगे अपने रिज़ल्ट्स की और फिर हम एंड पे बताएंगे कि ये जो 2 मेथड्स हैं ये इक्विवेलेंट हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा इसमें वेरिएशंस भी आ सकती हैं। उसको कम करने के लिए हम ऑप्टिमाइजेशन कराएंगे या अपने जो न्यू मेथड हमने यूज़ किया है उसमें हम लोग चेंजेस लाएंगे या उसमें एडिशनल वैलिडेशंस या एडिशनल स्टेप्स लाएंगे अपने न्यू मेथड के अंदर और फिर उसको बार बार कंपेयर करेंगे अपने जो रेफरेंस मेथड है उसके साथ। और हम तब तक कंपेयर करेंगे जब तक दोनों के रिजल्ट्स इक्वल ना आ जाए। लास्ट पे रिजल्ट्स इक्वल आ जाएंगे तो फिर हम अपने इक्विवेलेंस टेस्ट को कंडक्ट कर लेंगे और उसकी जो पूरा प्लान है हमारे पास उसको कंसिडर करेंगे। और स्टूडेंट्स, ये स्टेप हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होगा हमारी इंडस्ट्री लेवल के ऊपर, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे काफ़ी सारे टेस्ट होते रहते हैं, तो वहाँ पे इक्विवेलेंसी टेस्ट बहुत हमारे काम आता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सजेशन हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।